17 साल की लड़की को ऐसी सेक्स की लत लगती है कि वह 18 साल तक होते होते अपने भाई और अपने पिता को जेल में डलवा देती है और फिर अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है। कौन थी यह लड़की कि सिर्फ 18 साल की एज में अपने पिता और भाई को जेल में डलवा देती है, फिर अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी। यह लड़की आगे क्या क्या करती है, पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मुरादाबाद, थाना था पाकबारा और गांव था गुरैठा। इसी गुरैठा गांव की रहने वाली 18 साल की लड़की जिसका नाम स्वाति था। स्वाति अपने पिता शोभराज, बड़ा भाई गौरव और छोटा भाई कपिल के साथ रहती थी। स्वाति की माँ 3 साल पहले ही मर चुकी थी और जब उनकी माँ मर गई थी तब इनके दोनों भाई और इनका पिता बड़े लाड प्यार से स्वाति को पाल पोस रही थी। यह 12वीं क्लास में पढ़ती थी और घर का काम क्या करती थी। घर में खाना यही बनाती थी अपने दोनों भाई और अपने पिता के लिए। एक रोज़ रात के 11 बजे के आसपास इसी गांव के रहने वाला 21 साल का लड़का जिसका नाम योगेश था, वह पेंटिंग का काम किया करता था। वह 112 नंबर पर कॉल करता है और वह काफ़ी घबराया हुआ था। वह घबराते हुए पुलिस को कहता है कि साहब, मैं गुरैठा गांव के कब्रिस्तान से बोल रहा हूं। इसी गांव के रहने वाले बाप और बेटा मिलकर मुझे बुरी तरह से पीट रहा है। बाप का नाम शोभराज है, उनका बड़ा बेटा का नाम गौरव और छोटा बेटा का नाम कपिल है। यह तीनों लोग मिलकर मुझे बुरी तरह से पीट रहा है। आप फौरन ही कब्रिस्तान के पास आओ, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार डालेगा। इतना कहने के बाद वह फ़ोन कट कर देता है। पुलिस इस लड़के से कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन फ़ोन कट हो चुका था। तब पुलिस उधर से फिर इस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस 2-3 बार इस नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। तब पुलिस को लगा कि शायद कोई मजाक किया है। इसके अगले दिन सुबह के 7 बज रहा था। गुरैठा गांव से पुलिस के पास एक के बाद एक कई कॉल जाता है और सभी लोग कॉल कर कर यही बताता है कि साहब, आप जल्द से जल्द कब्रिस्तान के पास आओ, यहाँ पर एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। पुलिस फ़ौरन ही एक टीम को लेकर गुरैठा गांव के कब्रिस्तान के पास जाती है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि इसी गांव के रहने वाले योगेश नाम के लड़का की यह लाश है। लाश के पास ईंट रखी हुई थी और उस ईंट में खून के भी धब्बे लगे हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि इसी ईंट से इसके सिर पर कई वार किया गया है और इसी वार से इसकी मौत हुई है। तभी पुलिस को कुछ याद आती है कि शायद पिछली रात में यही लड़का 112 नंबर पर कॉल किया था। जब भी कोई 112 नंबर पर कॉल करता है तब कॉल रिकॉर्डिंग हो जाता है। पुलिस उस कॉल रिकॉर्डिंग को मंगाकर सुनती है और सुनने के बाद पुलिस कहती है कि इसी गांव के रहने वाले शोभराज, उनका बड़ा बेटा गौरव और उनका छोटा बेटा कपिल क्या इसी गाँव के रहने वाला है। तभी योगेश का भाई कहता है कि हाँ साहब, इसी गाँव के यह तीनों लोग रहने वाला है और कुछ दिन पहले मेरे भाई के साथ विवाद भी हुआ था। शायद इन्हीं तीनों लोगों ने मेरे भाई को मारा है। पुलिस लाश को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन तीनों बाप बेटा को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। इन तीनों से पूछताछ करती है, लेकिन तीनों इनकार करता रहा। पुलिस इन तीनों पर 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल करती है, फिर भी यह तीनों इनकार करता रहा और अपने आप को बेकसूर बताता रहा। तब पुलिस को लगता है कि शायद यह सच बोल रहा है। तभी पुलिस सोचती है कि आखिरकार फ़ोन कर कर इसी तीनों लोगों का नाम क्यों बताया। कहीं इन तीनों को फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। शायद कत्ल कोई और किया हो और फंसाना इन तीनों को चाहता हो। तब पुलिस उस कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर गांव में पहुंचती है। उस कॉल रिकॉर्डिंग को योगेश के परिवार वालों को और गांव वालों को सुनाता है। पुलिस कहते हैं कि आप लोग इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो। यह जो बोल रहा है, क्या योगेश ही बोल रहा है या कोई और है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो लोग कहता है कि साहब, यह आवाज़ योगेश की नहीं है। लेकिन उसी में से कुछ लोग कहता है कि साहब, यह आवाज़ जानी पहचानी लगती है, शायद यह आवाज़ हम लोगों ने सुनी है। पुलिस कहती है कि याद करने की कोशिश करो कि यह आवाज़ किसकी है। वो लोग कुछ देर तक सोचने के बाद कुछ लोग को याद आता है। कहती हैं कि इसी गांव में सैलून की दुकान चलाने वाले मनोज की आवाज़ लग रही है। तभी बहुत सारे लोग कहता है कि हाँ साहब, यह आवाज़ मनोज की है और वह इसी गांव में सैलून की दुकान चलाता है। मनोज इस गांव का रहने वाला नहीं था, लेकिन वह इस गांव में किराए की दुकान और किराए का मकान लिया था और इसी गांव में रह रहा था। वह रहने वाला था बदायूं जिला के। थाना था फैजागंज बेहटा और गांव था खेरादास। पुलिस फ़ौरन ही उसके सैलून की दुकान में जाती है, लेकिन दुकान में ताला लगा हुआ था।
तब पुलिस जिस किराए के मकान में मनोज रहता था वहाँ पर जाता है। तब मनोज वहाँ से अपना मामा के बेटा के साथ भागने की तैयारी कर रहा था। उसका मामा का लड़का मंजीत था, वह बाइक चला रहा था और पीछे में मनोज बैठा था। यह वहाँ से भागने लगता है। कुछ दूर तक पुलिस इनका पीछा करती है, तभी मनोज पुलिस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस जब जवाबी फायरिंग करती है तब मनोज के पैर में जाकर गोली लगती है और यह दोनों लड़खड़ाकर बाइक से नीचे गिर जाता है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सबसे पहले मनोज को जो पैर में गोली लगी थी उसको मरहम पट्टी करवाती है और इसके बाद उससे पूछताछ करती है। तब वो अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है योगेश को उसी ने खून किया है। पुलिस मनोज से कहता है कि आखिरकार तुमको योगेश से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि तुमने उसको खून कर दिया। तब वह पूरी कहानी बताता है और कहता है शोभराज की जो बेटी स्वाति है उसके साथ पिछले 1 सालों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह स्वाति को नींद की गोली खरीद कर दे देता था और रात के खाने में स्वाति नींद की गोली मिला देती, अपने पिता और भाई को खाने के लिए दे देती थी। वह तीनों लोग खाना खाने के थोड़ी देर के बाद उन लोग को गहरी नींद आ जाती थी। जब पिता और भाई गहरी नींद में सो जाता था तब स्वाति मनोज को कॉल करती थी। मनोज स्वाति के घर पर आता था और यह दोनों छत पर जाकर घंटों घंटों तक संबंध बनाता था। यह संबंध बनाने का सिलसिला पिछले 1 सालों से चल रहा था। वह तकरीबन हर रोज़ अपने बाप और भाई को खाने में नींद की गोली मिला देती, प्रेमी को घर बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती थी। घटना से 5-7 रोज पहले ही स्वाति का जो बड़ा भाई गौरव है उसको शक हो गया था। उसे लगने लगा था कि रात में खाना खाने के थोड़ी देर के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। वह अपनी बहन से जाकर पूछा था कि क्या तुम भी रात में जब खाना खाती हो तो थोड़ी देर में तुम्हें भी नींद आ जाती है। तब बहन ने पट से जवाब दिया था कि हाँ, खाना खाने के थोड़ी देर के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। यह बात जाकर वह अपने प्रेमी से बताती है कि शायद उसके भाई को अब शक हो रहा है और ऐसा न हो कि अब हम दोनों को मिलना जुलना बंद हो जाए। वह कहती हैं कि जल्द से जल्द कुछ करो, नहीं तो हम लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। स्वाति क्राइम पेट्रोल बहुत देखती थी, तभी उसके दिमाग में आइडिया आती है कि क्यों न किसी को कत्ल कर दिया जाए और उस कत्ल करने के जुर्म में अपने बाप और भाई सभी को फंसाकर जेल में डलवा दिया जाए। यह बात सुनकर मनोज भी तैयार हो जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार कत्ल किसको किया जाए। तभी स्वाति के दिमाग में फिर एक और बात याद आती है कि कुछ रोज पहले इसी गांव के रहने वाले योगेश के साथ उसके बड़े भाई को कहा सुनी हुआ था, झंझट हुआ था, तो क्यों न योगेश को ही कत्ल कर दिया जाए। और योगेश मनोज के सैलून में जाकर कटिंग भी करवाता था, उसे वह अच्छी तरह से जानता भी था। 17 सितंबर 2025 को दिन में ही वह सारा इंतजाम कर लिया था। दारू की बोतल खरीद लिया था और नींद की गोली खरीद लिया था। वह शाम के वक्त अपने मामा के बेटा मंजीत के साथ गांव के बाहर कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। वहीं पर वह इंतजार करने लगता है कि कब काम कर कर योगेश अपने घर की तरफ आता है। मंजीत को पहले से पता था कि मनोज और स्वाति एक दूसरे के साथ प्यार करता है। फिर मनोज जब यह पूरी प्लानिंग बताया तब मंजीत भी तैयार हो जाता है। यह दोनों कब्रिस्तान के पास इंतजार कर रहा था। रात के 8:30 बजे के आसपास योगेश अपने साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा था। यह दोनों योगेश को रोकता है और योगेश से कहता है कि चलो आज हम तीनों लोग मिलकर दारू पीते हैं। योगेश भी दारूबाज था, इन दोनों की बहकावे में आ जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक यह भनक ही नहीं थी कि कुछ ही घंटों के बाद यही दोनों उसे खून करने वाला है। यह तीनों कब्रिस्तान के पीछे जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर दारू पीने लगता है। योगेश को जो दारू पीने के लिए दिया था उसमें पहले से नींद की गोली मिला दिया था। दारू पीने के बाद उसे थोड़ी देर में नींद आने लगती है और वह वहीं पर लेट जाता है। इन दोनों को जैसे ही एहसास होता है कि यह गहरी नींद में सो गया है, पास में ईंट पड़ी हुई थी, वह ईंट उठाता है और योगेश के सिर पर एक के बाद एक कई वार कर देता है। फिर इन लोगों को लगता है कि अभी वह मरा नहीं है। तब मनोज योगेश का गला घोंटता है और गला घोंटकर मार डालता है। यह सब करते हुए रात के 11 बज चुका था। प्लान में यह भी शामिल था कि योगेश के ही मोबाइल से 112 नंबर पर कॉल किया जाएगा। कॉल कर कर यह बोलना था कि मैं योगेश बोल रहा हूँ और गांव के ही रहने वाले शोभराज और उसका बड़ा बेटा गौरव और उसका छोटा बेटा कपिल मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। आप लोग आकर मुझे फ़ौरन ही बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार डालेगा। मनोज योगेश के जेब से मोबाइल निकालता है, उसके मोबाइल से 112 नंबर पर कॉल करता है। कॉल कर कर बताता है कि मैं योगेश बोल रहा हूँ
और मैं गुरैठा गांव के कब्रिस्तान से बोल रहा हूं। इसी गांव के रहने वाले शोभराज, उसका बड़ा बेटा गौरव और उसका छोटा बेटा कपिल मुझे बेरहमी से मार रहा है। आप लोग फ़ौरन कब्रिस्तान के पास आओ, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार डालेगा। इसके बाद वह फ़ोन कट कर देता है। आगे तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक प्लान था। अगर इस कत्ल में उसके बाप और भाई को जेल नहीं होता है, तब वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता और अपने दोनों भाई को कत्ल करने का प्लान था। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें 18 साल की लड़की को ऐसी सेक्स की लत लगती है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक बेकसूर लड़का को जान से मार डालती है, ताकि उस कत्ल के जुर्म में उसका बाप और भाई को जेल हो जाए और वो अपने प्रेमी के साथ खुल्लम खुल्ला मिल सके, उसके साथ खुल्लम खुल्ला संबंध बना सके। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।